तो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आ गया हूँ और एक न्यू मजेदार मनवा के साथ। ये मनवा बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे। आप लोग इस वीडियो को सिर्फ 8 से 10 मिनट देखो, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए और किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। ये मनवा है एक ऐसे बंदे की जिसे उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ही धोखे से मार डाला, क्योंकि हमारा मेन हीरो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिशियन होता है, जिससे उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि एम्पायर को डर लगने लगा था कहीं मैजिक का यूज करके उसे ही ना मार डाले और उसके एम्पायर को उससे छीन ले। इसीलिए किंग ने उसे जहर देके धोखे से मार डाला। लेकिन हमारा मेन हीरो एक टाइम स्पेल डैगर के द्वारा खुद को ही मार डालता है, ताकि वो टाइम में पीछे जाकर अपने गद्दार दोस्त से बदला ले सके। तो चलिए आप मेन स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में जंगल में एक घर को दिखाया जाता है। घर के अंदर जमीन पर वाइन के गिलास पड़ा हुआ है। हमें पता चलता है कि ये वाइन जहरीली थी और हमारे मेन हीरो ने इसे पी लिया है। उसके सामने एक रॉयल आदमी खड़ा हुआ है जो हमारे मेन हीरो से कहता है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो इसीलिए मैंने इसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जहर मिलाया है, जिससे तुम कुछ ही समय में मर जाओगे। हमारा मेन हीरो सामने वाला आदमी से कहता है, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया, तुमने मुझे जहर क्यों दिया, मैं तो तुम्हारे लिए एकदम लॉयल था, तो तुमने मुझे जहर क्यों दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम कभी भी मुझे मार कर मेरा एम्पायर मुझसे छीन सकते हो। मेरे मन में तुम्हें लेकर हमेशा डर बना रहता था, क्योंकि तुम एक 8th क्लास मैजिशियन हो। पूरे एम्पायर में भी कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें टक्कर दे सके, इसलिए मैं तुम्हें और जिंदा नहीं रख सकता। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सब बोल के वो बंदा घर में आग लगा के चला जाता है। उसके जाने के बाद हमारा मेन हीरो आग के लपटों के बीच में जहर से घुट घुट कर मर रहा है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने शर्ट से एक डैगर निकलता है। हमारा मेन हीरो इस डैगर के बारे में हमें बताता है कि ये डैगर टाइम मैजिक से एम्बेडेड है। जब तक जहर उसके दिल तक नहीं पहुँचते, अगर उससे पहले इस डैगर से वो खुद को मार डालता है तो वो टाइम में पीछे जाकर जिंदगी का दूसरा मौका पा सकता है। इसीलिए हमारा मेन हीरो वो डैगर अपने चेस्ट में घुसा देता है और हम देखते हैं उसके चारों तरफ एक मैजिकल सर्कल बन रहा है। तभी हमारा मेन हीरो अपनी जिंदगी की सारे गलतियों को याद करता है। उसकी माँ की मौत और बैटल फील्ड में कौवे जो उसके पाँव के नीचे पड़ा हुआ लाशों को खा रहा है। तभी अचानक उसे पता चलता है कि वो अपने बचपन के शरीर में है और उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है। तभी एक औरत उसका नाम बुलाता है और जब वो घूमकर देखता है तो उसकी माँ होता है, जिसकी बाल बहुत ही लंबे हैं और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। दोस्तों हमें पता चलता है कि हमारा मेन हीरो का नाम यान है। यान हैरान है, जो माँ मर गई थी अब उसके सामने है। इसलिए यान अपने माँ को छू कर देखता है और यान कहता है कि लगता है कि मैं समय में पीछे आने में सफल हो गया। वो घूमकर अपने आसपास की नजारा देखता है। वहाँ एक सफेद टेंट है जिसके बाहर बच्चों की लाइन लगा है और एक जांच करने वाले स्पिरिचुअल नाइट है जो तय करता है कि वो पास होंगे या फेल। जिसके बाद यान हाथों को देखते हुए मन ही मन सोचता है, फाइनली मैं समय में 30 साल पीछे आ गया हूँ। फिर हमें माना रिएक्शन एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाता है। जब ग्रीन रिवर एम्पायर में बच्चे 12 साल की होता है तब उन्हें मैजिशियन बनने के लिए ऐसा एग्जाम देना जरूरी है। वही हमें फिर से यान को दिखाया जाता है जो कहता है 30 साल मैं अपनी उम्मीदों से कुछ ज्यादा ही पीछे आ गया हूँ। वो बताता है कि वो डैगर के रिसर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम बिताया और मैं लकी था कि वो मेरे पास अपने मौत के समय पर था। यान सोचता है कि मुझे सबसे पहले अपने हाथों के खूनों को धोना है, क्योंकि उसने अपनी पुरानी जिंदगी में बहुत ज्यादा खून किया था और वो एम्पायर किंग के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल था। एम्पायर किंग और कोई नहीं, उसके सबसे करीबी दोस्त उसे धोखा देने वाला गद्दार था और उसका नाम रैग्नर है। हमारा मेन हीरो रैग्नर के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल था, लेकिन रैग्नर बस उसकी इस्तेमाल कर रहा था और मुझे अंत में कचरे की तरफ फेंक दिया गया। और इस जिंदगी में कसम खाता हूँ मैं वैसा गलती
जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा। उसके बाद हमारा मेन हीरो अपने माँ को छोड़कर स्पिरिचुअल नाइट के तरफ बढ़ने लगता है। वो एक स्पिरिचुअल गार्ड के सामने जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मेरा नाम यान तेस है और मैं मोगरियन गांव से हूँ। वही गार्ड उसे वेनेसा की बेटा जानकर पहचानता है और उसे टेंट के अंदर जाने देता है और कहता है मैजिशियन से ज्यादा फालतू सवाल ना पूछे। वही हम टेंट में देखते हैं एक मैजिशियन थके हुए अंदाज में कहता है मुझे अभी और कितना बच्चा देखना है, जिसके जवाब में सर आरोन कहता है मुझे लगता है इसमें और आधा दिन लगेगा। तभी यान टेंट में एंटर करता है और मैजिशियन इस्माइल के साथ कहता है मेरे पास आओ। यान मैजिशियन के सामने जाता है और वो मैजिशियन यान को कहता है थोड़ा अपने सर को नीचे झुकाओ, क्योंकि वो माना का इस्तेमाल करके यान का दिमाग स्टिमुलेट करने जा रहा है। वो मैजिशियन यान को कहता है इससे तुम्हें थोड़ी देर के लिए चक्कर आने लगेगा और ये सिर्फ टेम्पोररी होने वाला है। उसके बाद वो मैजिशियन मुस्कुराता है क्योंकि वो यान के शरीर में माना हार्ट और माना ब्रेन ढूंढ लिया है। वो मैजिशियन यान से कहता है अब तुम्हारी जिंदगी बेहतर होने वाला है, लेकिन यान इस जानकारी से खुश नहीं होता। उसके बाद यान खुद से कहता है मुझे सिर्फ एकेडमी में जाना काफी नहीं है, इसीलिए यान अपनी स्किल को दिखाने का फैसला करता है। जिसके बाद यान एक हाथ में फायरबॉल और एक हाथ में पानी मैनिपुलेट करके दोनों स्किल एक साथ यूज करता है। ये देखकर वो मैजिशियन पूरी तरह से हैरान होता है और यान से पूछता है क्या मैजिक का इस्तेमाल करना तुम्हें किसने सिखाया? जिस पर यान कहता है किसी ने नहीं, मैं खुद से सीखा हूँ। ये सुनकर मैजिशियन सीरियस हो जाता है और यान से सच बोलने के लिए कहता है मैं इंटरैक्शन मैजिक का इस्तेमाल करके ये बता सकता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ, इसीलिए इंटरैक्शन मैजिक इस्तेमाल करने से पहले सच बता दो। लेकिन यान ये सुनकर जरा सा भी नर्वस नहीं होता और वो उस मैजिशियन से कहता है मैं आप जैसे महान मैजिशियन के सामने झूठ कैसे बोल सकता हूँ। ये सुनकर वो लोग बहुत प्रभावित होता है। वही उसका इंटरोगेशन मैजिक कोई झूठ नहीं ढूंढ पाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि टेंट के बाहर यान के माँ को कोई परेशान कर रहा है, जहाँ हम देखते हैं एक गार्ड यान के माँ से कहता है वो 7 साल से विधवा है, क्या वो अकेला नहीं है। तभी सर आरोन और वो मैजिशियन टेंट से बाहर आता है और सर आरोन उस गार्ड से कहता है ये सब क्या हो रहा है, जिन्हें देखकर गार्ड डर जाता है और कहता है कुछ नहीं, बस यह एक कुछ किसान औरत घूम रही थी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था। जिससे यान गुस्सा हो जाता है और कहता है कैसे एक गार्ड उसके माँ को तुच्छ किसान बोल रहा है। तभी वो मैजिशियन गार्ड को कहता है क्योंकि अब यान के पास माना की शक्ति है, इसीलिए वो और उसकी फैमिली अब नोबेल की बराबर हो गया है और नोबल्स की इंसल्ट करना एक क्राइम है। इतना सुनते ही वो गार्ड यान के सामने झुकता है और दया की भीख मांगने लगता है। यान कहता है तुम आखिर मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। ये सुनकर वो गार्ड यान के मदर वेनेसा की तरफ घूमता है और उससे माफी मांगता है। तभी यान उस गार्ड के सामने आता है और कहता है एक बात ध्यान से सुनो, तुमने जो भी मेरे माँ से बोला है मैंने सब सुना है। मैं तुमको ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम तुम्हारे दोस्तों को भी बता देना अगर तुम में से किसी ने भी मेरी माँ से और किसी दिन ऐसा किया और करने की सोचते हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मार डालूंगा, कोई धमकी नहीं दूंगा। ये सुनकर वो गार्ड पूरी तरह से डर जाता है और यान से कहता है हाँ मैं समझ गया, प्लीज मुझे जाने दो। यान कहता है कि याद रखना तुम पर मेरी नजर रहेगी। जिसके बाद यान उस मैजिशियन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी मदद की। वो मैजिशियन कहता है कि ये तो मेरी काम है, फेलो मैजिशियन की मदद करें। और वो मैजिशियन अपने पास खड़े हुए लॉर्ड आरोन से कहता है जब तक सब कुछ अरेस्ट नहीं होता तब तक वो मदर वेनेसा और यान की रक्षा करे। जिसके बाद लॉर्ड आरोन यान से कहता है वो अभी उसे वहाँ ले जाएंगे जहाँ सभी नाइट रुका हुआ है। जिस पर यान अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और सर आरोन के साथ जाने के लिए तैयार होता है। वही वो मैजिशियन उन्हें जाते हुए देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है वो इस बात से प्रभावित है कोई इतना इंटेलिजेंट और कैपेबल है सिर्फ इस छोटे से उम्र में। फिर हमें रात को चमकते हुए चांद को दिखाया जाता है और शहर शांत है, जहाँ वो पहले वाले गार्ड गुस्से में चलते हुए कहता है कैसे एक बच्चा और तुच्छ किसान उसे घुटनों में ला सकता है। जल्द ही मैं अपने
बदला ले लूंगा। तभी हम देखते हैं एक मिस्टीरियस आदमी उस गार्ड के पीछे आता है और वो मिस्टीरियस आदमी उस गार्ड पर पैरालाइज मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो गार्ड एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो मिस्टीरियस आदमी और कोई नहीं, हमारा मेन हीरो यान है। यान उस गार्ड से कहता है, मैंने वो सब कुछ सुन लिया है जो तुमने मेरी माँ और मेरे बारे में अभी कह रहे थे। यान अपने सर से हुडी को हटाता है और गार्ड की मरने का कहानी बनाता है। यान गार्ड से कहता है, आज तुम बदनाम हुए और शराब पीकर टल्ली हो गया। वो इतना टल्ली हो गया कि अनजाने में नदी में गिर गया और मर गया। इतना कहते ही यान उस गार्ड को नदी में धक्का देता है, जिसके बाद यान कुछ देर तक सोचता है और कहता है, क्या मुझे ऐसे किसी की जान लेना चाहिए? आखिर में वापस आया हूँ बदला लेने और एक अच्छी जिंदगी जीने। उसके बाद यान दूर तक देखते हुए सोचता है, इस बार मैं अपने माँ और अपने करीबियों को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। यान उस गार्ड के मरे हुए बॉडी को देखकर सोचता है, कैसे एम्पायर ने उसे जले हुए घर में मारने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद यान घर वापस आता है और थकान महसूस करता है, क्योंकि सिर्फ एक बार पैरालिसिस मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करने से उसका सारा माना खत्म हो गया है। वो खुद से कहता है कि मुझे अपने छोटे शरीर को जल्दी से पावरफुल बनाना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने माँ के पास जाता है जो कि सो रही थी। यान बताता है कि उसकी पुरानी जिंदगी में मैजिक एकेडमी में घुसने के बाद 1 साल के अंदर वो फर्स्ट क्लास मैजिशियन बन जाता है, लेकिन उसी साल एक बीमारी की वजह से मेरी माँ की डेथ हो जाती है। मेरी माँ मेरी पिछली जिंदगी में लग्जरियस जिंदगी नहीं जी पाई। यान अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, मैं इस बार जरूर अपनी माँ की ध्यान रखूंगा ताकि वो ज्यादा दिन जी सके। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ग्रीन रिवर एम्पायर के मैंशन का सीन दिखाया जाता है। वही मैंशन के अंदर ग्रीन रिवर एम्पायर का किंग होता है, जिसका नाम टेरी ग्रीन रिवर होता है, जो एक मैजिशियन हार्वर्ड योन के साथ बात कर रहा है और दोनों हमारे मेन कैरेक्टर यान के बारे में बात कर रहा होता है। वही हार्वर्ड कहता है, माना एक एनर्जी है जो खून में फ्लो और सर्कुलेट करता है, और जब किसी के पास माना हार्ट और माना ब्रेन होता है तब उसे मैजिशियन के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस माना का सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए एकेडमी में पढ़ना यानी कि सीखना जरूरी है, लेकिन यान बिना किसी से सीखे मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है यान पहले मैजिशियन की तरह है, जो बहुत पहले था, जिसने खुद माना का इस्तेमाल करना सीखा था। वो खुद से मैजिक का मैनिफेस्टेशन कैसे करना है ये जान गया और पहले मैजिशियन के रूप में जाना गया। ये सुनकर एम्पायर किंग हार्वर्ड का मजाक उड़ाता है। एम्पायर किंग कहता है, आज के समय में कोई बिना एकेडमी में जाए मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हार्वर्ड इस बात पर सहमत होता है। वो भी इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यान किसी से ना सीख कर खुद से ही मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। हार्वर्ड कहता है, इसलिए मैं इसे अपने आंखों से कंफर्म करना चाहता हूँ। एम्पायर किंग थोड़ी देर के लिए सोचता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये सच है तो यान के पास एक खतरनाक एबिलिटी है। जिसके बाद वो क्राउन प्रिंस को बुलाता है, जो दरवाजे के पीछे ही खड़ा होता है। उसके बाद प्रिंस अंदर आता है। एम्पायर किंग प्रिंस से माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसे इतनी देर तक बाहर खड़ा कराया रखा। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है, कोई बात नहीं, और वो एम्पायर किंग से पूछता है, मुझे क्यों बुलाया गया है? एम्पायर किंग क्राउन प्रिंस से कहता है, क्योंकि तुम्हें मैंशन में रहते हुए 5 साल हो गया है, इसलिए तुम्हें अब बाहर जाना चाहिए। मैं तुम्हें 300 सोल्जर और 3 मैजिशियन दे रहा हूँ। तुम्हें एक लड़का यान तेस को ढूंढने जाना है। जो सुनकर क्राउन प्रिंस कहता है, ये यान तेस कौन है? जो सुनकर एम्पायर किंग थोड़ी देर के लिए सोचते हुए कहता है, मतलब तुमने अभी तक इस यान तेस के बारे में नहीं सुना। चलो कोई बात नहीं, इस बात को भूल जाओ, मैं दूसरे प्रिंस को इस काम को दे देता हूँ। जो सुन के क्राउन प्रिंस कहता है, नहीं मैं जाऊंगा, आप ये काम मुझ पर छोड़ सकते हैं। ये सुन के एम्पायर किंग कहता है, तो फिर ठीक है, जैसा तुम चाहो। तो तुम तैयारी करो, क्योंकि मोगरियन टेरिटरी की यात्रा बहुत लंबा होने वाला है। वही हार्वर्ड जो कमरे में अभी भी खड़ा है, वो मजाक करते हुए कहता है, मुझे भी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि जादूगरों को एडवेंचर्स पसंद नहीं। मुझे भी जाकर तैयारी करना चाहिए, नहीं तो प्रिंस के लिए 3 मैजिशियन ढूंढना भी मुश्किल होगा। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है, और जैसे ही हार्वर्ड कमरा छोड़ता है, उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। उसका असिस्टेंट जो उसके पास है, वो कहता है,
क्या आप मैजिशियन ढूंढने के लिए टावर में वापस जा रहे हैं? जो सुन के हार्वर्ड कहता है नहीं, मुझे पहले किसी और जगह जाना है। सिन वापस से यान के ऊपर आता है जो किसी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एम्पायर फैमिली बहुत ही जल्दी उसे लेने के लिए आने वाला है। यान जानता है कि मैजिशियन उसके स्किल से प्रभावित हुआ होगा और वो तुरंत अपने सुपीरियर को रिपोर्ट किया होगा। और जब करंट एम्पायर किंग को इसकी खबर मिलेगा तब प्रिंस को सोल्जर के साथ भेज देगा। यान को शक है कि हार्वर्ड भी आएगा जो कि आइवरी टावर का मास्टर है, और जल्द या देर एम्पायर कैसल और आइवरी टावर के बीच इंटरनल वार होने वाला है। मैं इसे पुरानी जिंदगी से ही जानता हूँ, मुझे पता नहीं मैं इसमें कैसे मदद करूंगा। जिसके बाद यान देखता है बाहर मैजिशियन आ रहा होता है जो एक मैजिक ऑर्ब पकड़े हुए है। वो कहता है एम्पायर किंग ने उसे एक एम्पायर ऑर्डर दिया है, जिसे सुनकर यान कस्टम फॉलो करता है और वो घुटनों के बल बैठ जाता है। जिसके बाद एम्पायर का मैसेज उस मैजिक ऑर्ब में दिखाई देता है और वो मैजिशियन उसे सुनाने लगता है। वो कहता है कि एम्पायर किंग ने यान तेज के दिखाया गया हाई मैजिक एबिलिटी के बारे में सुना है, और उसने क्योंकि इस एम्पायर में मैजिशियन के रूप में खुद को रिकॉग्नाइज किया है, इसलिए उसका नाम आइवरी टावर के रजिस्ट्री में लिखा जाएगा। एम्पायर किंग यान को एम्पायर कैसल में आने के लिए कहता है और वो अपने बड़े बेटे को उसे लाने के लिए भेज दिया है। जब मैसेज पढ़ना कंप्लीट होता है तब यान उठता है, तभी उसके सामने एक नाइट आता है। वो कहता है मेरा नाम आर्नोल्ड है और हम तुम्हें मोग्रियन विलेज के लॉर्ड के कैसल में ले जाने के लिए आए हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोग्रियन विलेज के लॉर्ड मार्कस यान के आने का इंतजार कर रहा है, और वो अपने बच्चों की तरफ देख के कहता है उन्हें गेस्ट के सामने अपने बोली पर ध्यान रखना होगा। हालांकि वो जवान है लेकिन वो एक मैजिशियन है और एम्पायर किंग यान पर रूसी रखता है, इसीलिए मैं यान पर अच्छा इम्प्रेशन छोड़ना चाहता हूँ। तभी यान और उसकी माँ आर्नोल्ड के साथ लॉर्ड मार्कस के सामने आता है। लॉर्ड मार्कस यान को देखकर अपने हाथ खोल देता है और उन्हें अपने कैसल में स्वागत करता है। यान अगले कुछ हफ्ते तक कैसल में रहता है जो एक हॉट टॉपिक बन जाता है, और मेड्स भी यान के बारे में बातें करता है कि कोई इतना छोटा बच्चा एक हाथ में फायरबॉल एक हाथ में पानी का मैनिपुलेट कर सकता है। उसके बाद हम यान को ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं जहाँ वो अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। यान अपना हाथ उठाकर एक स्पेल पढ़ता है, फ्रोस्ट नोवा, जिससे पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड आइस से जंप जाता है। लेकिन यान इससे खुश नहीं होता, वो खुद से ही कहता है ये काफी नहीं है, अगर मैं दूसरे शरीर में होता तो ये पूरा कासिल को ही जमा देता। मेरी पावर अभी लिमिटेड है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे माना के कमी को पूरा कर सके। तभी वहाँ पर एक बटलर आता है और यान से मदद मांगते हुए कहता है लॉर्ड मार्कस गायब हो गया है। जिस पर यान कहता है कि क्या मतलब कि वो गायब हो गया है। जिस पर वो बटलर बताता है कि वो गॉब्लिन का शिकार करने के लिए गए थे लेकिन वो अब तक लौट कर नहीं आए। यान अपनी पुरानी जिंदगी से याद करने की कोशिश करता है कि वो दोनों कहाँ हो सकता है। यान जानता है कि उनकी मौत का समय अभी भी नहीं आया, क्योंकि लॉर्ड मार्कस की हत्या ग्रीन रिवर के दुश्मनों ने की थी एक युद्ध से पहले, लेकिन इसमें अभी भी बहुत टाइम है। उसका बेटा पिता के मौत के बाद मोग्रियन टेरिटरी छोड़ देता है युद्ध से बचने के लिए, और बाद में इसके लिए उसको सजाए मौत मिलता है। उसके बाद यान उस बटलर से कहता है वो जाए और उनके मैजिशियन से मदद मांगे। जिस पर वो बटलर दुख से कहता है जो मैजिशियन यहाँ पर असाइंड है उन्हें दूसरे मिशन पर भेजा गया है और वो अभी मोग्रियन टेरिटरी में नहीं है। जिसे सुनकर यान शॉक्ड होते हुए सोचता है क्या ये मुझसे संबंधित है, क्या मैंने कुछ किया है जो टाइम लाइन में ऐसे बदलाव आ रहा है। ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि मेरा सबसे पावरफुल वेपन ये है कि मैं फ्यूचर के बारे में जानता हूँ। अगर टाइमलाइन खराब होता है तो मैं ये वेपन खो दूंगा। इसीलिए यान उस बटलर से कहता है मैं उन्हें लॉर्ड मार्कस को ढूंढने में मदद करूंगा। यान सोचता है अगर लॉर्ड मार्कस मर गया तो इससे टाइमलाइन पूरी तरह से बदल जाएगी। वो तुरंत तैयार होता है, लेकिन उसका माँ उसे आवाज देता है और कहती है मुझे पता है तुम सर्च टीम के साथ लॉर्ड मार्कस को ढूंढने के लिए माउंटेन में जा रहे हो, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि अभी भी तुम एक बच्चे हो। जो सुन के यान अपने माँ से कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं बच्चा हो सकता हूँ लेकिन आप ये मत भूलिए मैं बच्चे के साथ एक मैजिशियन भी हूँ। और वो अपने माँ से वादा करता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। तभी लॉर्ड मार्कस के बेटी भी यान के पास आती है और वो कहती है तुम मेरे भाई और मेरे पिता को वापस ले आना। अगर तुम उन्हें ठीक ठाक वापस ले आए तो तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अगर तुम मुझे नौकरानी बनने के लिए कहोगे तो मैं वो भी करूंगा। तभी यान की नजर उसकी रिंग पर पड़ता है और वो कहता है मैं उन्हें वापस ले आऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे उस रिंग को उधार देना पड़ेगा, क्योंकि वो उस रिंग से माना महसूस
महसूस कर पा रहा है। यान कहता है ये रिंग उन्हें ढूंढने में मदद करेगी, इसलिए प्रिंसेस मान जाती है और उसे वो रिंग दे देती है। यान उस रिंग को अपनी उंगली पर पहनता है। यान विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि ये रिंग वैसी ही दिखती है जो अपनी पिछली जिंदगी में उसने देखा था। इसे मोगरियन रिंग कहते हैं। एक लो आर्टिफैक्ट है जो उस व्यक्ति का माना बढ़ा देता है जो ये रिंग पहनता है। लगता है लॉर्ड मार्कस ने इसे अपने बेटी को दिया होगा। उसके बाद यान नाइट की एक पार्टी बनाता है और लॉर्ड मार्कस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। नाइट यान को वहाँ ले जाता है जहाँ मार्कस को ट्रेस किया गया था। वहाँ बहुत सारे गॉब्लिन जमीन पर पड़े हुए हैं लेकिन कोई भी इंसान नहीं है। नाइट को शक है कि कोई मॉन्स्टर ने उन्हें पकड़ लिया होगा। तभी यान मैजिक का इस्तेमाल करके एक वुल्फ को समन करता है। वो देखकर सभी नाइट हैरान होता है, लेकिन जब स्पेल कास्ट पूरा होता है तब एक प्यारा सा छोटा सा वुल्फ आता है जिसे देखकर सभी नाइट निराश होता है। वही यान अपने आप से ही कहता है मुझे वुल्फ कम पपी ज्यादा लग रहा है। उसके बाद यान जमीन पर पड़े हुए खून को सूंघकर ओनर को ढूंढने का आदेश देता है। फिर बेबी वुल्फ खून को सूंघता है और रास्ता दिखाने लगता है, जिस पर यान कहता है कि सभी नाइट उस बेबी वुल्फ का पीछा करो। उसके बाद सीन लॉर्ड मार्कस पर शिफ्ट होता है जो अभी भी जिंदा है और गॉब्लिन्स को मार रहा है। वही गॉब्लिन्स उनके पार्टी को चारों तरफ से घेर लिया है, जिसे देखकर लॉर्ड मार्कस अपने बेटे से कहता है मैं मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करूंगा और तुम मौका देखते ही कैसल के तरफ भाग जाना। जब मार्कस और उसका बेटा बात कर ही रहे होते हैं तभी एक गॉब्लिन मार्कस पर हमला करने के लिए पीछे से आता है। उसका बेटा आखिरी पल में चीखता है डैड, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गॉब्लिन ऑलरेडी कूदकर लॉर्ड मार्कस के सर पर मारने ही वाला होता है। तभी अचानक कोई कहता है फ्रोस्ट नोवा और सभी गॉब्लिन एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। सब लोग ये देखकर हैरान होता है कि क्या हुआ। हमें पता चलता है कि ये करने वाला और कोई नहीं हमारा मेन हीरो यान तेज है। लॉर्ड मार्कस ये सब खत्म होने के बाद बेहोश हो जाता है और जब वो जागता है तब वो कैसल में अपने बेटी के साथ होता है। उसकी बेटी कहती है उन सबको यान ने बचाया है, आप और भाई 2 दिनों से सो रहे हो। तभी वो बटलर जिसका नाम हॉगर है वो कमरे में आता है और देखकर खुश होता है कि लॉर्ड मार्कस जाग गया है। तभी लॉर्ड मार्कस पूछते हैं क्या सभी लोग सेफ है। बटलर बताता है कि नहीं, 12 सोल्जर अभी भी नहीं लौट पाए। इस खबर से लॉर्ड मार्कस उदास होता है और वो बटलर से पूछता है यान अभी कहाँ पर है, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिसे सुनकर बटलर तुरंत यान के पास आता है। बटलर यान से कहता है लॉर्ड जाग गया है, लॉर्ड मार्कस तुमसे मिलना चाहता है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसके बाद यान बटलर के साथ अंदर आता है जहाँ मार्कस की बेटा लवी यान को दिल से शुक्रिया अदा करता है। वही लॉर्ड मार्कस कहता है तुमने प्रेजेंट और फ्यूचर लॉर्ड को प्रोटेक्ट किया है। सिर्फ यही नहीं, तुमने गॉब्लिन को हराकर टेरिटरी की भी रक्षा की। अगर मैं इसके लिए तुम्हें कुछ रीपेमेंट नहीं करता तो मैं अच्छा महसूस नहीं करूंगा। इसलिए वो इनाम के नाम पर टेबल पर रखे एक बॉक्स के ऊपर इशारा करता है। जब यान उस बॉक्स को खोलता है तब वो देखता है उस बॉक्स के अंदर वही मोगरियन रिंग पड़ा हुआ है जो उसने प्रिंसेस से उधार ली थी। लॉर्ड मार्कस कहता है मैंने सुना था कि तुमने इसमें पहले माना को महसूस किया था और मैंने ये पहले सोचा था कि ये एक पुराना परिवार का खजाना है। तभी यान उसे समझाता है कि जो ये रिंग पहनता है उसका माना बढ़ जाता है और यही रिंग से मुझे गॉब्लिन को हराने में मदद मिली थी। जिसे सुनकर लॉर्ड मार्कस कहता है तुम ये रिंग रख सकते हो और इसे एक टोकन समझे, एक वादे का टोकन के अब से मोगरियन परिवार हमेशा उसका सम्मान करेगा। जैसे एक इटर्निटी ओनर गेस्ट यान का यहाँ हमेशा के लिए स्वागत किया जाएगा और हम हमेशा उसके लिए खड़े रहेंगे जब भी उसको मदद की जरूरत पड़ेगी। मार्कस और लवी यान के सामने सर झुकाता है और कहता है ये वादा फ्यूचर जनरेशन तक चलेगा और हजारों सालों तक रहेगा। जिससे यान ग्रेटफुल होता है और यान लॉर्ड मार्कस से पूछता है क्या यहाँ पर कोई अल्केमिस्ट है जो एलेक्सर बनाने में स्किलफुल हो। लॉर्ड मार्कस बताता है कि लॉर्ड विलेज में एक एल्केमिस्ट है जिसका नाम रेथियो है। यान सोचता है मैंने पुरानी जिंदगी में इस एल्केमिस्ट का नाम नहीं सुना था। मैं उम्मीद करता हूँ वो मेरे लिए हेल्पफुल एलेक्सर बना पाए जो कि उसकी लो माना लेवल को कम्पोजिट कर पाए। इसीलिए वो नाइट के एक छोटे से ग्रुप के साथ निकल पड़ता है। जब वो लॉयड विलेज को देखता है तब वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि लॉयड विलेज पूरी तरह से आग के लपटों के बीच में जल रहा होता है। वही हमें गाँव के अंदर दिखाया जाता है। एक डाकू अपने लोगों से कहता है जल्दी से बच्चों को लो ताकि
ताकि वो जल्दी से अगले स्तर पर जा सके। वही एक लड़का जिसका नाम डोगलास है, वो चीख मार रहा है अपने परिवार के पास जाने के लिए। उसका पिता उसे उसके पास बुलाता है, पर डाकू उसे जमीन पर गिरा देता है और उसे चाकू से मारने की तैयारी करता है। तभी अचानक से एक बर्फ का टुकड़ा उस डाकू के पीछे लगता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। और वही बसे हुए बैंडेट ये देखकर हैरान हो जाता है और समझ नहीं पाता है ये आइस का टुकड़ा कहाँ से आया। तभी आसमान से और ज्यादा बर्फ का टुकड़ा गिरने लगता है, जो कि उन डाकुओं को डर से भाग जाने के लिए मजबूर करता है। और हमें पता चलता है कि ये बर्फ का स्पेल यान ने किया था, जो कि एक नजदीक के किले के ऊपर खड़ा हुए सिचुएशन को देख रहा था। और यान खुद से ही कहता है उसका नया रिंग वाकई में उसका मदद कर रहा है, क्योंकि इस रिंग की वजह से उसका माना काफी बढ़ गया है। उसके बाद यान उस गांव के लोगों के पास जाता है। वो लोग उन लोगों के लिए शोक मना रहा है जो कि अब मारे जा चुके हैं। वही यान उस एल्केमिस्ट को ढूंढता है जिसके लिए वो यहाँ आए हैं। तभी वो दूर से किसी को एल्केमिस्ट का नाम बुलाते हुए सुनता है और यान तुरंत घूमता है देखने के लिए कि वो कौन है। ये डोगलास होता है और लगता है कि यान जिस एल्केमिस्ट के लिए यहाँ आया है वो डोगलास का पिता होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बुरे हालात में है। तभी यान डोगलास से कहता है क्या वो रेथियो को देख सकता है। जब यान देखता है उसका रंग पीला है और उसके बालों पर सफेद धब्बे है, तब यान तुरंत जान जाता है कि ये माना पॉइजनिंग है, जिसमें किसी आदमी के दिमाग पर एक सर्फेंट अमाउंट में माना डाला जाता है, जिससे वो व्यक्ति जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसे दर्द होता रहेगा। इसीलिए इस पॉइजन को द कर्स ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। उसके बाद यान अपने हाथों को एल्केमिस्ट के माथे पर रखता है और अपने प्योर माना को डालकर दर्द को थोड़ा कम करने की कोशिश करता है। उसके बाद यान वहाँ से जाने लगता है, ये देखकर कि वो अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन डोगलास उसे पकड़ता है और यान से कहता है उसने मेरे पापा के साथ क्या किया, क्या मेरे पिता ठीक हो जाएंगे। जिस पर यान बड़े दुख भरे दिल से उसे समझाता है तुम्हारे पिता का कर्ज का इलाज नहीं हो सकता, मैंने सिर्फ उसे टेम्पोररी रिलीफ दिया है, आखिर में उसे फिर से दर्द होगा। ये सुनकर डोगलास का दिल टूट जाता है और वो कहता है मुझे जल्दी से एक लेंडी और फ्लोअर ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं अपने पापा की मदद कर सकूं, एक दवा बनाकर ताकि मैं अपने पिता को ठीक कर सकूं। उसके बाद डोगलास यान को धक्का देकर चला जाता है, जिसे देखकर एक आदमी कहता है डोगलास तुम कहाँ जा रहे हो। उसी वक्त यान को याद आता है पुरानी जिंदगी में उसने डोगलास का नाम सुना था। डोगलास पूरी एम्पायर में सबसे आउटस्टैंडिंग एल्केमिस्ट में एक था, जो कि मैजिशियन से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। तभी यान घूमता है और डोगलास को पकड़ के बोलता है तुम जंगल में अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि बैंडेड का ग्रुप अभी भी जंगल में हो सकता है। जिस पर डोगलास विरोध करता है। डोगलास कहता है अगर वो ये फूल नहीं ढूंढेगा तो उसका पिता मर जाएगा। जब वो देखता है कि डोगलास नहीं रुक रहा, तब वो मैजिक का इस्तेमाल करके डोगलास को सुला देता है। उसके बाद यान अपने आप से कहता है क्या डोगलास को अभी मार देना चाहिए, ताकि फ्यूचर में पॉइजन कभी भी बने ही ना, क्योंकि डोगलास ने ही वही पॉइजन बनाया था जिसे यान ने पिछली जिंदगी में पिया था। लेकिन यान जल्द ही खुद को संभालता है और खुद से कहता है अगर मैं जल्दी करूंगा तो टाइमलाइन बदल जाएगा। डोगलास के पास एम्पायर का सबसे बेहतर एल्केमिस्ट बनने का क्षमता है और यान उसे अपने तरफ करने के लिए सोचता है। अगर वो ऐसा करेगा तो भी ये गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में उसे धोखा ना दे। यान वो सोच ही रहा है, तभी वहाँ पर आर्नोल्ड आ जाता है। आर्नोल्ड डोगलास को जमीन पर देखकर हैरान होता है। यान कहता है कि उसने उसे सुला दिया है क्योंकि वो कुछ बेकार करने ही वाला था। यान आर्नोल्ड से कहता है कि डोगलास को गांव वापस ले जाए। उसके बाद यान जंगल के तरफ चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ रेथियो डोगलास के पास आता है, जो कि अब जाग गया है और अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है। रेथियो डोगलास से कहता है मैंने सुना था तुमने कुछ बेकार करने की कोशिश की थी। डोगलास रेथियो से कहता है वो सिर्फ एक फूल ढूंढना चाहता था जो कि आपकी मदद कर सके। रेथियो सर झुकाते हुए अपने बेटे से कहता है ये सब करना बेकार था, जबकि जंगल में अभी भी डाकू मौजूद है। जो सुन के डोगलास गुस्सा होता है और कहता है मैं क्या करूं, मैं इस खास फूल को 1 साल से ढूंढ रहा हूँ बिना किसी सफलता के, अगर मैं इसे नहीं ढूंढ पाया तो आप मर जाओगे। तभी अचानक उसे बाहर एक आवाज सुनाई देता है। दोनों अपने सर को दरवाजे की तरफ मोड़ते हैं और पूछते हैं कि वहाँ पर कौन है। वही बाहर से एक क्लोक पहना हुआ मिस्टीरियस आदमी कहता है मैंने सुना है कि तुम लोग लेंडियो फ्लोअर ढूंढ रहे हो। जो सुन के रेथियो दरवाजा खोलते हैं और हम देखते हैं ये मिस्टीरियस आदमी और कोई नहीं, हमारा मेन हीरो यान है। यान उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगता है। वही डोगलास कहता है तुम तो वही दिन वाले मेज हो। वही यान अंदर आके टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रख देता है, जिसे देखकर रेथियो पूरी तरह से स्पीचलेस होता है। डोगलास देखता है कि लेंडियोर फ्लोअर जो कि बर्फ
तरफ में पूरी तरह से फ्रीज है। यान कहता है वो उन्हें ये फ्लावर दे देगा अगर वो पहले एक सवाल का जवाब दे देते हैं। यान कहता है कि उन्होंने इस फूल के बारे में कैसे सुना, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो इस फूल के बारे में जानते हैं। रेथियो को मजबूरी में ये बताना पड़ता है कि उसने ये अपने पिता की एक किताब में पढ़ा था, इसलिए वो एक किताब निकालता है और एक स्पेसिफिक पेज पढ़ने लगता है। लेंडियोर फ्लावर एक ऐसा पौधा है जो माना को न्यूट्रलाइज कर सकता है और ये फूल सिर्फ नॉर्थ के देशों में ही मिलता है, जिसमें 12 ग्रीन कलर की पत्ते होते हैं और इसके पत्तियां और टहनियां बहुत ही ज्यादा जहरीली होता है। रेथियो बताता है कि उसका पिता भी एल्केमिस्ट के रिसर्च करता था और ये उनकी परिवार का व्यवसाय है। उसके बाद यान कहता है तो तुम्हें ये भी पता होगा ये उन जादूगरों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन का काम करता है जिसके पास माना हार्ट और माना ब्रेन दोनों होता है। जो सुन के रेथियो इंसिस्ट करता है और वो कहता है उसका परिवार कभी भी ऐसा एलेक्जन नहीं बनाएगा जो लोगों को नुकसान पहुंचा सके। वो कभी भी किसी मैजिशियन को जहर नहीं देगा। वो अपने परिवारों की इज्जत की कसम खाता है। वही यान डोगलस की तरफ देखता है जो कि इस बात पर थोड़ा नर्वस था। उसके बाद यान उस फूल को उठाता है और बर्फ को पिघला देता है। यान वो एल्केमिस्ट का शुक्रिया अदा करता है उसके सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन जब बर्फ पिघल जाता है तब यान रेथियो से माफी मांगता है क्योंकि वो फूल सूख जाता है। यान बताता है कि वो इसे सही से हार्वेस्ट नहीं कर पाया। जो सुन के रेथियो कहता है इसका मतलब तो तुमने मुझे धोखा दिया है। उसके बाद यान कहता है कि नहीं, मैं बस तुम्हें यही दिखाना चाहता हूँ कि मैं उस लेंडियर फ्लोर को कभी भी ढूंढ सकता हूँ। और यान रेथियो के सामने डील रखता है, मैं मैजिक का इस्तेमाल करके तुम्हारे दर्द को कम करूंगा जब तक वो फूल हार्वेस्ट करने का तरीका ढूंढ नहीं लेता। लेकिन इसके बदले रेथियो को उसके साथ कैपिटल चलना पड़ेगा, जहाँ यान चाहता है कि वो एक स्पेशल एलेक्जर बनाए जो कि उसके माना के कमी को दूर करे और जब उसकी माँ बीमार हो जाए तब वो उसके लिए दवा भी बनाए। ये सुनकर रेथियो कंफ्यूज्ड होता है और वो कहता है कि क्या वो वार किसी से ये काम नहीं करवा सकता क्योंकि मैं एल्केमी में उतना अच्छा नहीं हूँ। ये सुन के यान इंसिस्ट करता है और वो कहता है कि मुझे किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो मेरी तरफ हो और कस्टम एलेक्जर बना सके। जो सुन के रेथियो यान से कहता है कि वो सोचने के लिए थोड़ी समय दे सकता है। ये सुन के यान कहता है ऑफ कोर्स, तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। हम देखते हैं कि यान कैपिटल वापस जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तभी एक नाइट उसके पास आता है और कहता है कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और हम लोग अब निकलने के लिए तैयार है। जिसे सुनकर यान उदासी से सर झुकाता है और रेथियो के घर के दरवाजे की तरफ देखता है और सोचता है मुझे अभी तक रेथियो का कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद यान सोचता है कि इसका मतलब यही है कि वो मेरे साथ नहीं आएगा और जैसे ही वो जाने वाला होता है तभी उस घर के दरवाजे खुलते हैं जिसमें से रेथियो और डोगलस बाहर आता है। उन्होंने अपना फैसला ले लिया है कि वो यान के साथ चलेंगे क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद डोगलस यान के पास आता है और यान से पूछता है क्या वाकई में तुम मेरे पिता के कर्ज को ठीक कर सकते हो। जो सुन के यान मुस्कुराता है और वो प्रोमिस करता है वो ऐसा जरूर करेगा। जो सुन के डोगलस कहता है अगर ऐसा है तो मैं आपको क्या कैप्टन बुला सकता हूँ, जिस पर यान मान जाता है। और यान मन में सोचता है क्या वो खतरनाक डोगलस बचपन में ऐसा ही था। तभी वहाँ एक नाइट आता है और यान से कहता है उन्हें तुरंत लौट के कैसल वापस जाना चाहिए क्योंकि उन्हें हाल ही में पता चला है कि क्राउन प्रिंस हाइडेन नदी पार कर चुके हैं और वो जल्द ही मोगरियन टेरिटरी पहुंच जाएंगे। जो सुन के यान हैरान होता है और यान उस नाइट से कहता है अगर मैं जल्द ही कैसल पहुंचना चाहता हूँ तो मुझे एक घोड़ा उधार चाहिए। उसके बाद वो नाइट यान को घोड़ा दे देता है। यान उस घोड़े के पास जाता है और एक मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है जिससे वो घोड़ा पूरी तरह से यान का पालतू बन जाता है। जो देख के रेथियो और वो नाइट हैरान हो जाता है। उसके बाद यान उस घोड़े पर बैठता है और कैसल के तरफ बढ़ जाता है। उसके बाद सीन प्रिंस पर शिफ्ट होता है जो कि सफेद कैरियस के अंदर बैठे हुए अपने पिता से की हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है। जब वो निकल रहा था तब उसके पिता ने उसे बताया था कि फिफ्थ प्रिंस और टावर मास्टर हार्वर्ड एक साथ हो रहे हैं जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि गद्दी के लिए टावर मास्टर हार्वर्ड का काफी प्रभाव है। इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके यान को तुम्हारे साइड लाना होगा। प्रिंस हाइडेन ये बातें याद करते हुए परेशान हो जाता है। आइवरी टावर के मैजिशियन मुझे थ्रोन के लिए सपोर्ट नहीं करते, मेरी जगह मेरा भाई रैग्नर को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मैं जब थ्रोन पर बैठूंगा तब उन सभी एनोइंग मैजिशियन को आइवरी टावर से हटा दूंगा। देख रहे हो भाई लोग, थ्रोन पर बैठने से पहले ही खिचड़ी पका रहा है। जैसे हम गर्लफ्रेंड बनने से पहले
पहले ही क्या क्या करना है सब कुछ सोच लेते हैं, ठीक उसी तरह ये भी सोच रहा है। सॉरी मुझे तो याद ही नहीं था, आप लोग सिंगल रहते रहते गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना ही भूल गए। बैक टू द स्टोरी। अब हमें सेकेंड एम्पीरियल नाइट कैप्टन ओलिवर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है योर हाइनेस, मुझे पता है थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन अब हमें मोगरियन फैमिली को बता देना चाहिए कि हम कहाँ पर है। इससे हमें ये पता चलता है कि हाइडेन ने मार्कस को अभी तक ये नहीं बताया है कि वो लोग कहाँ पर है। उसके बाद हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हाइडेन अपने आप से मुस्कुराते हुए कहता है चलो देखते हैं कि महान मोगरियन फैमिली सिर्फ 2 दिनों के नोटिस में कैसे हमारे आने की तैयारी करते हैं। उसके बाद हमें कैसल के अंदर लॉर्ड मार्कस को दिखाया जाता है। मार्कस परेशान होते हुए मेट से कहता है कि कैसल के अंदर डस्ट का एक छोटा सा तिनका भी नहीं होना चाहिए। ये कैसल प्रिंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि वो लोग इतने जल्दी आने वाले हैं। तभी बटलर मार्कस के सामने आके कहता है प्रिंस ज्यादा दूर नहीं है, वो लोग आने ही वाले हैं। जिसे सुन के मार्कस बटलर से पूछता है क्या यान आ चुका है। बटलर कहता है नहीं, यान अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। वही कुछ समय बाद प्रिंस हाइडेन कैसल के सामने आ जाता है। प्रिंस हाइडेन बहुत ही स्टाइल से नीचे उतरता है। बाप का पैसा है, जितना उड़ाना है उड़ाओ। वही मार्कस बहुत नर्वस दिख रहा है क्योंकि यान अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। तभी खुशकिस्मती से एक घोड़ा वहाँ पर आके पहुँचती है, जहाँ यान उस घोड़े के पीठ पर सोए हुए है। उसके बाद वो अपना सर उठाता है और सबसे माफी मांगता है कि वो देरी से आया, और आगे बढ़ के मार्कस के साथ प्रिंस का स्वागत करता है। जहाँ प्रिंस हाइडेन यान पर नजर डालता है और यान से पूछता है क्या तुम वही बच्चा हो जिसके बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं। वही यान की नजर प्रिंस के साथ आए हुए मैजिशियन पर पड़ता है और वो एक लड़की को देखकर कहता है ये तो सिसिलिया है, जिसके साथ मैंने रात बिताया था। सॉरी मेरा जबान फिसल गया। ये सिसिलिया कोल्डवुड एम्पायर के एक स्पाई है। उसके बाद हमें कैसल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ कैप्टन ओलिवर प्रिंस को कहता है योर हाइनेस, आपको ज्यादा शराब नहीं पीना चाहिए। ये सुन के प्रिंस हाइडेन चिड़चिड़ाते हुए कहता है यह सिर्फ एक वाइन ही है जो मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी सब बेकार है और मैं यान को भी ज्यादा पसंद नहीं करता। ये सुन के कैप्टन ओलिवर चुप रहता है। वही सिसिलिया एक कोने में खड़े हुए सोच रही होती है हायर अप्स के द्वारा मुझे कंफर्म करने की ऑर्डर मिला है कि यान के बारे में जो अफवाहें है वो सच है या नहीं। अगर सच है तो उसे यान और उसकी माँ को पकड़ के कोल्डवुड एम्पायर ले जाना होगा। इसके लिए वो यान को कैसल के अंदर ढूंढता है, लेकिन उसे यान कहीं पर भी नहीं मिलता और फाइनली वो ढूंढते ढूंढते यान को ट्रेनिंग ग्राउंड पर पाता है। सिसिलिया अपने आप से मुस्कुराते हुए एक अटैक बनाकर यान पर शूट करता है, लेकिन यान एक बैरियर बना के उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है। और यान सिसिलिया से थोड़ा गुस्सा करते हुए पूछता है कौन हो तुम? जिसे सुन के सिसिलिया मुस्कुराती है और वो कहती है मैं बस अपने जूनियर के साथ थोड़ा मजाक कर रही थी। वही यान थोड़ा सीरियस होके सिसिलिया को उसके पूरे नाम से बुलाता है, सिसिलिया कोल्ड वॉकर। जिसे सुन के सिसिलिया हैरान होता है और वो यान से पूछती है तुमने मेरा पूरा नाम कैसे जाना? वही यान चौर में कहता है मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं पूरा कुंडली पता है। उसके बाद यान धीरे धीरे सिसिलिया की तरफ बढ़ता है और वो उन सभी स्पाई का नाम बताता है जो कैसल में मौजूद है, जिसे सुन के सिसिलिया शॉक्ड होके थोड़ा पीछे चला जाता है। लेकिन अगले ही वक्त उसे याद आता है ये तो एक छोटा बच्चा है, जबकि मैं बहुत पुराना मैजिशियन हूँ। आज यहाँ पर ही इस बच्चे को मार के सब कुछ यहाँ पर ही दफन कर दूंगा। इसीलिए वो मुस्कुराती है और यान पर एक फायर बॉल का अटैक करता है। सिसिलिया धमाका देखकर सोचती है कि यान मर गया होगा, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगले ही पल वो देखता है यान अभी तक जिंदा है। यान कहता है छोटा बच्चा समझा है क्या?
सॉरी सॉरी, छोटा बच्चा ही तो हूँ, लेकिन डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ लिटिल किड। यान अपना मैजिक अटैक चार्ज कर रहा है। सिसिलिया जब आसमान की तरफ देखता है तब उसकी फट जाती है। राजा जी नॉटी हो रहा है, मैं आंखों के बारे में बात कर रहा था। बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं यान ने चांद को आइस क्रिस्टल से ढक दिया है। यान सिसिलिया से कहता है, मैं पहले से ही ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि तुम मुझे ढूंढते ढूंढते ट्रेनिंग ग्राउंड पर जरूर आओगे, इसलिए मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पर तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। उसके बाद यान हाथ उठाता है और कहता है, आइस स्पेयर। हम देखते हैं आइस क्रिस्टल बुलेट की तरह सिसिलिया की तरफ बढ़ रहा है। वही सिसिलिया एक शील्ड बना के आइस स्पेयर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिकती। वही यान आइस स्पेयर के साथ रुकता नहीं, वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और एक फायरबॉल बनाने लगता है। वो फायरबॉल पूरा होने के बाद यान सिसिलिया की तरफ वो फायरबॉल फेंक देता है। वही सिसिलिया ये देख के वो टूटे फूटे शील्ड को छोड़कर वहाँ से भागने लगती है, जिससे वो हड़बड़ाते हुए जमीन पर गिर जाती है। और यान उसके तरफ बढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हें एक्सपोज करने वाला हूँ कि तुम एक स्पाई हो। ये सुन के सिसिलिया मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारे पास प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है और कोई भी एक बच्चे के बात पर विश्वास नहीं करेगा। वही यान कहता है, मेरे पास कोल्ड डुकर स्पाई की ऐसा एविडेंस है जो तुम्हें भी नहीं पता होगा। वही कुछ ही समय बाद कैप्टन ओलिवर आ जाता है। कैप्टन ओलिवर यान और सिसिलिया से पूछते हैं कि क्या हुआ। वही दूसरे लोग सिसिलिया को घायल देख के उसके पास जाते हैं और यान कैप्टन ओलिवर से कहता है, ये सब मैंने किया है क्योंकि मैंने देखा सिसिलिया किसी मास्क पहने हुए बांदे से बात कर रही होती है। सिसिलिया ने जब देखा मैंने सब कुछ सुन लिया है तो वो मुझे चुप कराने के लिए मार डालना चाहती थी। कैप्टन ओलिवर कहता है, ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यान कहता है, मेरे पास प्रूफ है। सिसिलिया के शरीर पर एक स्पेशल मार्किंग है जो कि सभी कोल्ड डुकर स्पाई की शरीर में होता है। ये सुन के कैप्टन ओलिवर कहता है, सिसिलिया के शरीर को चेक किया जाए। उसके बाद कैप्टन ओलिवर 2 नाइट गार्ड को बुलाता है सिसिलिया को चेक करने के लिए। सर्च करने के बाद कैप्टन ओलिवर को वो दोनों नाइट गार्ड आके कहती है, हमने सिसिलिया के शरीर पर कोई मार्किंग ढूंढ नहीं पाए। उसके बाद कैप्टन ओलिवर यान के तरफ देखता है और यान से कहता है, क्या तुम झूठ बोल रहे थे? लेकिन यान उसे भरोसा दिलाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। इसलिए यान सिसिलिया की तरफ बढ़ता है और अपना हाथ सिसिलिया के पीठ पर रख के एक मैजिक स्पेल पढ़ता है, जिससे यान की उंगलियों से नीले रोशनी निकलता है और वो नीला रोशनी सिसिलिया के पीठ पर जाती है और वो मार्किंग दिखाई देती है। उस मार्किंग में एक ट्रायंगल है और अजीब से सिंबल है। वही सिसिलिया अपने मन ही मन सोचती है, इस मार्किंग के बारे में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन यान को कैसे पता है? वही यान मुस्कुराता है और अपने मन में सोचता है, इस मार्किंग के बारे में मैंने अपने पुरानी जिंदगी में सुना था कि कोल्ड वॉकर को जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है तब इस मार्किंग को लगाया जाता है और उन स्पाई को भी इस बारे में नहीं पता होता। वही दूसरी तरफ कैप्टन ओलिवर और दूसरे नाइट ये देख के हैरान है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि ये मार्किंग का क्या मतलब है और उन्होंने ये मार्किंग पहले कभी नहीं देखा। इसीलिए करंट सिचुएशन को देख के कैप्टन ओलिवर कहता है, पहले सिसिलिया का इलाज करना होगा और फिर बाद में उसे इंट्रोगेट करेंगे। उसके बाद कैप्टन ओलिवर 2 मैजिशियन से कहता है, माना प्रिजन तैयार किया जाए ताकि सिसिलिया भाग ना पाए। फिर कैप्टन ओलिवर यान के तरफ मुड़ते हैं और यान से कहता है, अगर आज जो तुमने कहा है वो सच है तो तुरंत महाराज को रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कैप्टन ओलिवर प्रिंस हाइडेन के पास जाता है और प्रिंस हाइडेन से कहता है, आज कैसे यान ने एक 3rd क्लास मैजिशियन यानी कि सिसिलिया को हरा दिया। ये सुन के प्रिंस हाइडेन थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यान इतना स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद प्रिंस हाइडेन कैप्टन ओलिवर से पूछता है यान के बारे में उसका क्या विचार है, जिस पर कैप्टन ओलिवर कहता है लगता है उसके स्किल के बारे में जो अफवाहें है वो सच है, लेकिन जिस तरह से वो बोलता है और बिहेव करता है एक बच्चे के लिए वो एक अनयूजुअल है। जिसे सुनकर प्रिंस हाइडेन कैप्टन ओलिवर को ऑर्डर देता है कि उसे यान से मिलना है। उसके बाद हमें यान को दिखाया जाता है जो प्रिंस हाइडेन के सामने सर झुकाता है। उसके बाद प्रिंस हाइडेन यान से कहता है मैंने सुना है कि आइवरी टावर से जो मैजिशियन भेजा गया है उनमें से एक मैजिशियन कोल्डवुड एम्पायर का एक स्पाई है और तुमने उसे एक्सपोज करके फाइट में हराया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कुछ खास चीज चाहिए? जो सुन के यान थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है और अपने मन में सोचता है लगता है प्रिंस मेरा रियल इंटेंशन जानना चाहते हैं। उसके बाद यान प्रिंस के तरफ देखता है और कहता है अगर इससे प्रिंस को कोई दिक्कत ना हो तो मैं एम्पीरियल कैसल के जाने के रास्ते में ओल्ड आइवरी टावर को देखना चाहता हूँ। प्रिंस हाइडेन ये सुन के थोड़ा सा हैरान होता है और अपने मन में सोचता है आखिर ये बच्चा कि उस ओल्ड एवेंडेंट आइवरी टावर को देखना चाहता है इनाम के रूप में। प्रिंस हाइडेन यान से कहता है आखिर क्यों तुम उस ओल्ड आइवरी टावर को देखना चाहते हो? वहाँ देखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। जिस पर यान कहता है ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में मैं हमेशा सुना हूँ लेकिन कभी जा नहीं पाया और मैं हमेशा से वहाँ पर जाना चाहता था। जिसे सुन के प्रिंस इस बात पे सहमत हो जाता है। वही यान अपने आप से मुस्कुराता है और सोचता है लगता है उसे मैं इस बार जल्दी ही पा लूंगा। यान हमें बताता है कि ओल्ड आइवरी टावर के डीपेस्ट बेसमेंट में एक हिडन ट्रेजर है जिसे ड्रैगन टम बुक कहते हैं। उस बुक में ड्रैगन लैंग्वेज में टाइम मैजिक के रिसर्च के बारे में लिखा हुआ है। पिछले जिंदगी में उसने इस बुक को मरने से कुछ ही साल पहले पाया था, इसीलिए वो इस किताब के एक छोटे से भाग को ही समझ पाया था। लेकिन इस बार मैं उस किताब को छोटे से उम्र से ही पढ़ता हूँ, लगता है तो फिर मैं बहुत कुछ समझ पाऊंगा। उसके बाद फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं सभी लोग एम्पीरियल कैसल की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। वही यान के माँ वेनेसा बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि ये उसकी पहली बार है जब वो मोगिरियन से इतना दूर ट्रैवल कर रही है। जहाँ रेथियो फ्लर्ट करते हुए कहता है कि वो वेनेसा का गाइड बनेगा जब वो एम्पीरियल कैसल में पहुँच जाएंगे क्योंकि मैंने कैपिटल में काफी समय तक काम किया है। ये सुन के वेनेसा ब्लास्ट करती है और वो रेथियो का शुक्रिया अदा करती है इतना पोलाइट होने के लिए। जिसे देख के यान फनी सा फेस बनाता है और मन में सोचता है ये आदमी मेरे माँ से फ्लर्ट क्यों कर रहा है। लेकिन तभी कैप्टन ओलिवर यान से कहता है हम ओल्ड आइवरी टावर के सामने आ गए हैं और हम लोग यहाँ पर 2 दिनों तक रहने वाले हैं। तुम जब चाहो ओल्ड आइवरी टावर को एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद कैप्टन ओलिवर उन लोगों को एक गांव में ले जाता है ताकि 2 दिन वो लोग यहाँ पर रुक सके, जहाँ कॉमनर प्रिंस और उन सभी लोगों का स्वागत करता है। वही प्रिंस हाइडेन उन लोगों की शुक्रिया अदा करता है इतना दयालु होने के लिए। वही यान ये देख के हैरान होता है कि प्रिंस कॉमनर के साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है। यान सोचता है जब वो पुरानी जिंदगी में प्रिंस हाइडेन से मिला था तब प्रिंस हाइडेन हमेशा मुझे दुश्मनी भरी अंदाजों में मेरा स्वागत करता था। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तब मैं हमेशा रैग्नर के साथ रहता था, जबकि इस जिंदगी में मुझे प्रिंस हाइडेन को ब्राइट स्माइल के साथ दिखाई देता है कॉमनर से बात करते हुए जो नोबल्स या रॉयल्टी नहीं है। ये देख के यान समझ जाता है आखिर क्यों करंट एम्परर प्रिंस हाइडेन को इतना पसंद करते हैं। तभी डोगलास यान को बुलाता है और यान से कहता है वो ओल्ड आइवरी टावर कब जाने वाला है क्योंकि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। जो सुन के यान डोगलास से कहता है हम लोग कल सुबह जाएंगे। वही डोगलास बहुत एक्साइटेड होता है आइवरी टावर में जाने के लिए। वही रेथियो और वेनेसा उन दोनों को देख के खुश हो रहे थे कि उन दोनों के बच्चे एक साथ मिल रहे थे। रेथियो वेनेसा से पूछता है क्या यान हमेशा से इतना मैच्योर रहा है क्योंकि यान दूसरे 12 सालों के बच्चों के जैसा नहीं है। जिस पर वेनेसा बताती है कि वो जल्द ही मैच्योर हो गया था क्योंकि वो अपने गुजरे हुए पिता को बहुत याद करते हैं। हालांकि यान ये नहीं कहता लेकिन वो देख सकता है वो अपने परिवार में अपने पिता की कमी को पूरा करने की कोशिश कर
रहा है। उसका पिता उसके तरह मैजिशियन नहीं था, वो एक आम सा आदमी था जिसका नाम प्राण था और यान के जन्म से पहले वो एक दिन काम पर गया लेकिन वहाँ से लौट के नहीं आया। मानो वो गायब सा हो गया। उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। जिसे सुन के रेथियो तसल्ली देने की कोशिश करता है लेकिन वेनेसा कहती है कोई बात नहीं। उसके बाद वो लोग सोने की तैयारी करता है क्योंकि कल एक बिजी दिन होने वाला है। उसके बाद हमें थोड़ा पास्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ यान हवा और सितारों के पीछा करके यात्रा करता था। वॉर खत्म हो चुकी थी। उसने आइवरी टावर और एम्पायर को छोड़ दिया था। उसने अपने दिन बिना किसी डेस्टिनेशन के बिताए। इसी वजह से वो एक दिन ओल्ड आइवरी टावर के बेसमेंट में रखे बुक तक पहुंचा। यान सोचता है ये एक कोइंसिडेंट था या फिर कुछ और प्रेजेंट में वो अभी वही खड़ा है लेकिन अपने बचपन के शरीर में। ये आइवरी टावर वैसा ही दिख रहा है जैसा कि मैंने अपने पुरानी जिंदगी में 20 साल पहले देखा था। 300 साल पहले आइवरी टावर के डिसेंडेंट और ड्रैगन के डिसेंडेंट के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ था। ड्रैगन के डिसेंडेंट को ड्रैगोलिया कहते थे और उनका ब्लैक मैजिक बहुत स्ट्रॉन्ग था और ऐसा लग रहा था कि वो एम्पायर को हरा देंगे। तभी एक स्किल्ड मैजिशियन और उस समय का प्रिंस जिसका नाम मिशेल था उसने आइवरी टावर को लीड किया। उसने ड्रैगन के डिसेंडेंट को हरा के एम्पायर पर शांति बनाए रखा। युद्ध के बाद मिशेल ने एम्परर बनने से मना कर दिया बल्कि इसके बजाय वो आइवरी टावर का मास्टर बन गया। उसने करेंट कैपिटल में नया आइवरी टावर बनाया और ये टावर पुराना और खंडर बन गया। इस बात को इतना समय हो गया कि लोगों ने यहाँ पर कदम रखने की भी जरूरत नहीं समझी। प्रेजेंट में यान आइवरी टावर में एक स्पेसिफिक जगह ढूंढता है जो उसने अपने पुरानी जिंदगी में ढूंढा था। जब यान उस स्पेसिफिक जगह को ढूंढ लेता है तब एक मैजिक कास्ट करके एक सीक्रेट डोर खोलता है। उसके अंदर बिल्कुल अंधेरा है और नीचे की तरफ एक सीढ़ी गई है। उसके बाद यान सीढ़ियों से नीचे जाता है और नीचे जाके एक मैजिक का इस्तेमाल करके रूप को रोशन करता है जहाँ हम देखते हैं एक ड्रैगन का डिसेंडेंट है। यान ने जब अपने पास्ट लाइफ में इस ड्रैगन के डिसेंडेंट को देखा था तब वो हैरान हो गया था। तभी वो मॉन्स्टर अपनी आँख खोलता है और यान पर अटैक कर देता है लेकिन यान मैजिक का इस्तेमाल करके एक पानी का बॉल समन करता है और उस पानी के बॉल को मॉन्स्टर पर शूट करता है। वो पानी का बॉल मॉन्स्टर के चेस्ट पर लगता है जिससे वो सीधा जाके दीवार पर टकराता है लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा था। जिसे देख के यान सोचता है उसने अपने पुरानी जिंदगी में इसे एक सांस में उड़ा दिया था लेकिन इस बार अलग हो रहा है क्योंकि मैं इस बार उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। लगता है मुझे और भी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वही वो मॉन्स्टर यान पर दोबारा अटैक करने के लिए आ रहा होता है जिसे देख के यान आइस स्पेयर को जमीन पर शूट करता है जो सीधा जाके उस मॉन्स्टर के पेट में लगता है। उसके बाद यान लाइटनिंग का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को जला देता है। वो मॉन्स्टर मारने के बाद एक सीक्रेट रास्ता खुलता है जिसे यान ने पहले से ही एक्सपेक्ट किया था। उसके बाद यान उस होल में कूदता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सेफली नीचे उतरता है और फाइनली वो चीज उसके सामने होता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। उसके बाद यान सोचता है मैं नहीं जानता कि ये बुक यहाँ पर कैसे आई। क्या ये ड्रैगन का काम था या फिर सबसे पहले मैजिशियन का, लेकिन ये जरूरी नहीं है क्योंकि अब ये बुक उसका है। उसके बाद यान उस बुक को अपने हाथ में उठाता है। यान सोचता है अगर इस बुक को पूरी तरह से समझ लेता है तो उसके पास पावर की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जब वो बुक को खोलता है तब वो हैरान हो जाता है क्योंकि बुक में कुछ भी नहीं लिखा था। बुक के पन्ने बिल्कुल खाली होता है। यान उस बुक को घबराहट से पलटने लगता है और कह रहा होता है ये क्या हो गया, बुक के पन्ने खाली क्यों है। उसके बाद यान अपने आप को संभलता है और कहता है क्या बुक के पन्ने इसलिए खाली है क्योंकि मैं पुरानी जिंदगी में इसका एक बार इस्तेमाल कर चुका हूँ। यान निराशा से इस बुक को बंद कर देता है। फिर यान इस बुक में लिखे गए कुछ मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन हैरानी होती है कि वो अपने आवाज नहीं निकल पा रहा था। यान बुक की तरफ देखकर गहरी सोच में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि मैं दोबारा से टाइम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। मैंने सोचा था मैं बार बार पास्ट में वापस जा सकता हूँ लेकिन ये सच नहीं है। उसे जो दोबारा से जिंदगी मिली है ये उसका आखिरी मौका है। मुझे इस जिंदगी को सीरियसली लेना होगा। उसके बाद कुछ दिन गुजर जाता है और वो लोग कैपिटल में पहुंच जाते हैं।
यान कैरियस के खिड़की से बाहर देखता है। एक केस के अंदर सिसिलिया को बंद करके लेके आ रहा होता है। सिसिलिया को देख के यान सोचता है मुझे सुनिश्चित करना होगा कि सिसिलिया भाग न जाए, क्योंकि वो एक बार भाग गया तो कोल्डवुड एम्पायर में जाकर मेरे बारे में सब कुछ बता देगा कि यान सभी कोल्डवुड एम्पायर के बारे में जानता है। उसके बाद मेरे लिए समस्या खड़ी हो सकता है। वही सभी लोग कैसल की तरफ चल रहा होता है, लेकिन तभी टावर मास्टर हार्वर्ड सामने आके उन लोगों को रोक देता है, जिसे देख के कैप्टन ओलिवर अपने घोड़े से उतरता है और टावर मास्टर से कहता है, टावर मास्टर आप एक क्या कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता ये महारानी की गाड़ी है? जो सुन के टावर मास्टर हार्वर्ड ओलिवर को कहता है, मेरे पास एक सीधा ऑर्डर है जो कहता है कि आपको सिसिलिया से जहाज से जुड़ी सारी चीजों का प्रभारी है। जो कैप्टन ओलिवर को थोड़ा सस्पिशियस लगता है। कैप्टन ओलिवर सोचता है कि उसने इस तरह का ऑर्डर कैसे हासिल किया होगा, जबकि सिसिलिया अभी तक कैपिटल में पहुंची ही नहीं। टावर मास्टर हार्वर्ड अपने हाथ कैप्टन ओलिवर के कंधे पर रखता है और कहता है, सभी गद्दारों से जल्दी निपटना होगा और आइवरी टावर इस इंट्रोगेशन को संभालेगा। कैप्टन ओलिवर जानता है इसमें कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए कैप्टन ओलिवर अपने लोगों से कहता है वो क्रिमिनल सिसिलिया को टावर मास्टर हार्वर्ड को सौंप दे। जब टावर मास्टर हार्वर्ड कैप्टन ओलिवर को क्रिमिनल शब्द कहते हुए सुनता है, तब टावर मास्टर हार्वर्ड कैप्टन ओलिवर की तरफ घूमता है और कहता है, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि सिसिलिया गद्दार है। और बाकी लोग भी इस बात से खुश नहीं होता है कि आइवरी टावर के मैजिशियन सिसिलिया को ले जा रहे हैं। और यान भी इस नजरे को देखता है और समझता है कि क्या हो रहा है। मैं जानता हूँ आइवरी टावर उसे सिर्फ इसीलिए प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है कि वो एक मैजिशियन है, बल्कि वो लोग ये नहीं चाहते कि नाइट उनके लोगों को इंट्रोगेट करे, नहीं तो उन लोगों की काला चिट्टा बाहर आ सकता है। मैं जानता हूँ कि हार्वर्ड सिसिलिया को सबसे गहरे प्रिजन में लॉक कर देगा, जहाँ से भागना बिल्कुल नामुमकिन है। और यान अपने माँ के साथ कैरियस के बाहर देखता है बिना किसी चिंता के कि सिसिलिया को ले जा रहा है। तभी यान के पास आके कोई कहता है उन्हें एम्पीरियल कैसल जाने से पहले कहीं और जगह जाना है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यान इस जगह को देखकर पहचान जाता है, क्योंकि पुरानी जिंदगी में फिफ्थ प्रिंस रैग्नर ने उसे इस जगह को गिफ्ट किया था, लेकिन इस बार प्रिंस हाइडेन ये जगह यान को गिफ्ट करता है। प्रिंस हाइडेन यान से कहता है एम्परर ने खास तौर से उसे मैंशन देने की व्यवस्था की है, जिसके लिए यान बहुत ग्रेटफुल होता है और अपने सर को झुका के योर हाइनेंस को ग्रीट करता है। यान सोचता है मैंने अपने पुरानी जिंदगी में इस मैंशन को 26 साल की उम्र में पाया था, लेकिन इस बार बहुत जल्दी पा गया। प्रिंस हाइडेन यान से कहता है तुम्हारा परिवार अब इधर रुक सकता है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एम्पीरियल पैलेस जाना होगा एम्परर से मिलने के लिए। यान प्रिंस हाइडेन से कहता है मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन पहले मैं अपने माँ को इस मैंशन को दिखाने के लिए ले जा सकता हूँ। जिस पर हाइडेन कहता है यस ऑफ कोर्स तुम दिखा सकते हो। उसके बाद यान अपने माँ के साथ मैंशन के अंदर जाता है। मैंशन के अंदर जाके सब कुछ अपने माँ को दिखाने लगता है। यान अपने माँ से कहता है ये हमारा नया घर है। ये सुन के उसकी माँ बहुत शॉक्ड होता है। वैनेसा यान से कहती है ये जगह कितनी बड़ी है, मैं इस घर का कैसे सफाई करूंगी। जो सुन के यान कहता है आप सिर्फ आराम से रहोगे, आपको सफाई करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें एम्पीरियल कैसल को दिखाया जाता है। आप हमें यान को दिखाया जाता है जो नर्वस है, क्योंकि उसने पुरानी जिंदगी में करंट एम्परर से मुलाकात नहीं की थी, क्योंकि जब तक वो मैजिक एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ था तब तक एम्परर ऑलरेडी डेथ बेड पर था। यान को बताया गया था कि एम्परर एक आउटस्टैंडिंग जजमेंट और विजमेंट वाला व्यक्ति है, इसीलिए यान उसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है। तभी कैसल के अंदर से चलते हुए यान को एक जानी पहचानी रूम दिखता है। यान बताता है कि ये फिफ्थ प्रिंस रैग्नर का रूम है। फिफ्थ प्रिंस रैग्नर एक राखेल का बेटा था। उसकी रूप एम्परर से मिलता जुलता था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी। वो कोल्ड ब्लडेड और मर्कुलियस था। वो लोग चलते चलते फाइनली एम्परर के रूम के डोर के सामने आ जाता है, जहाँ एक गार्ड दरवाजे की तरफ इशारा करता है और यान को अंदर जाने के लिए कहता है।